बुलेटिन में सबसे पहले आज़मीन हज के लिए अच्छी खबर है कि आइंदा साल वो हज बैतुल्लाह की सादत हासिल कर सकेंगे। कोरोना पाबंदियों की वजह से अखराजात में इजाफा ज़रूर हो सकता है। वजारत मजहबी उमूर हुकाम ने बताया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल ममालिक की फहरिस्त से अभी तक नहीं निकाला, ताहम जल्द पेशरफ्त का इम्कान है। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का इजलास हुआ। वजारत मजहबी उमूर के हुकाम ने बताया कि आइंदा साल हज होगा, लेकिन सऊदी हुकाम के मुताबिक दुनिया भर से सिर्फ 6 से 12 लाख आज़मीन सआदत हासिल कर सकेंगे। कोरोना पाबंदियों की वजह से हज अखराजात में इजाफा भी हो सकता है। साल 2021 में 60,000 और 2019 में 24 लाख हज्जाज कराम ने फरीज़ा हज अदा किया था। कोरोना के बायस 2020 में हज नहीं हो सका था। सऊदी हुकाम ने यकीन दहानी करवाई है कि वो चीनी वैक्सीन कबूल कर लेंगे, ताहम पाकिस्तानियों को अमरीकी या यूरोपीय वैक्सीन का बूस्टर शॉट लगवाना होगा। पाकिस्तानी ज़ायरीन उम्रे के लिए आ सकते हैं, लेकिन 5 दिन करंतना करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कंटोनमेंट की ज़मीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा, सिनेमा घर, शादी हॉल्स, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद कैसे हो गए? फौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी कैसे गिराएंगे? ये भी कहा कि काला पुल के साथ वाली दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिराएं। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से 4 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। जुल्करनैन इकबाल तफसील बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कंटोनमेंट की जमीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के हवाले से बड़े सवालात उठा दिए। सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, फौज मुल्क की दिफा के लिए है, समझ नहीं आता इसे कारोबारी सरगर्मियों की जरूरत क्यों पड़ी। सिनेमा, शादी हॉल, रेस्टोरेंट, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद नहीं। कराची में तमाम गैर कानूनी इमारतें मस्मार करवा रहे हैं। फौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी कैसे गिराएंगे। अदालत ने काला पुल के साथ वाली दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल फौरी गिराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसल बेस पर स्कूल और शादी हॉल बने हुए हैं, कोई भी शादी का मेहमान बनकर रनवे पर भाग रहा होगा, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। ये सिर्फ कराची का मसला नहीं बल्कि पूरे मुल्क का यही हाल है। कोयटा और लाहौर में भी दिफाई जमीन पर शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं। अटॉर्नी जनरल साहब, फौज को कानून कौन समझाएगा? जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मियाँ की जाती हैं, बज़ाहिर वो गैर आईनी हैं। आइन के तहत तफसीली जायजा लेंगे। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, फौज को मामूली कारोबार के लिए बड़े मकासद पर समझौता नहीं करना चाहिए। सेक्रेटरी दिफा ने कहा, कानून की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही के लिए तीनों अफवाज की मुश्तरका कमेटी बना दी है। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से 4 हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। हुकूमत दहशत गर्दों के सामने झुक चुकी है। APS के बच्चों को शहीद करने वालों से छुप छुप कर मुज़ाकरात किए गए। रात के अंधेरे में दहशत गर्दों से बात की जाती है, फिर सीज़ फायर हो जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा, पेशावर में यौम तासीस के जलसे से खिताब करते हुए कहा, एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले कुलभूषण को NRO देने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जासूस को NRO दिया गया तो अदालतों में जाएंगे और सड़कों पर आएंगे। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला इमरान कुलभूषण यादव को NRO देने की कोशिश में है। कुलभूषण का NRO का मुखालफत हम सड़कों पे भी करेंगे, हम अदालतों पे भी करेंगे। जिन्होंने हमारा APS बच्चों को शहीद किए, हमारा फौज को शहीद करवाया, उन दहशत गर्दों के साथ हुकूमत चुप चुप के मुज़ाकरात कर रहे थे। पार्लियामान का हमायत के बगैर, APS के शोधा के इजाजत के बगैर दहशत गर्दों के सामने झुक चुके हैं। जो मैदान में हम जंग जीत चुके थे, इन सिलेक्टेड के पास ना मैंडेट है, ना आपका इजाजत है कि हमारे शोधा के खून पे सौदा हो। सीज फायर ऐलान हो जाता है, आज तक हमें मालूम ही ना हो कि आपके टर्म्स क्या है, हम क्या मान चुके हैं। ये दहशत गर्दों के बहाने से आपका आजादी छीनना चाहते हैं। जो संगीन जुर्म में मुलव्वस है, वो पाकिस्तान के अदालत के सामने, पाकिस्तान के कानून के सामने पेश हो, उनको सजा मिले, सजा मिले।
साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मरियम नवाज ने कानून तोड़ा है तो कार्रवाई करें। बदनसीबी है कि हुकूमत ने कोरोना मरीजों को भी नहीं छोड़ा। चेयरमैन नैब की आंखें, मुंह और कान बंद हैं। अब सिर्फ दो ही चॉइस हैं, नैब रखें या फिर मुल्क। एहतसाब अदालत के बाहर उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। हम तो कहते हैं कि अगर मरियम नवाज साहिबा ने कोई कानून तोड़ा है तो कार्रवाई करें ना, आप में हिम्मत तो कार्रवाई करें। लेकिन जो आदमी आइन तोड़ रहा है, जो आदमी मुल्क के अदल के निजाम को तोड़ रहा है, वो खुद चीफ जस्टिस है, उसका कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो बुलाए ना स्टैंडिंग कमेटी, कमीशन बनाए ना। आज मुश्किल ये है कि कोई ऐसा शख्स नहीं है मुल्क में जिसमें आप एतबार कर सकें कि ये कमीशन तो हक की बात करेगा। इस हुकूमत ने कोविड के मरीज थे उनको भी नहीं बख्शा। 42 अरब की चोरी तो सामने आ चुकी है, उससे और कितनी हुई है ये भी वक्त बताएगा। रिपोर्ट भी छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन हकीकत कभी न कभी तो बाहर आ ही जाती है। अब हफ्ता हो गया है इस बात को सामने आए हुए। चेयरमैन नैब की आंखें भी बंद है, मुंह भी बंद है और कान भी बंद है। मैं तो आज भी कहता हूँ कि इस नैब को खत्म कर दें, सिर्फ एक शेक डाल दें कि इसके इतलाक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे होगा। हम इसके लिए भी तैयार हैं। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर जो बातें हुई हैं, अगर वो चेयरमैन नैब साहब सुन लें तो मेरा ख्याल है खुद ही नैब बंद करके घर चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने भी नौकरी करनी है, अभी तो डेली वेजेस पर हैं। आज आपके पास जो चॉइस है ये है कि नैब रखें या मुल्क रखें। जब तक ये नैब है, मुल्क के मामलात नहीं चल सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी के एक तीर से कई शिकार, वजीर आजम पर निश्तर बरसाए, नाम लिए बगैर शरीफ खानदान पर भी तनकीद। कहा बेनज़ीर को चोर चोर कहने वाले खुद सर्टिफाइड हो चुके हैं। जो शहीद बीबी और आसिफ अली जरदारी को सज़ा दिलवाने के लिए अदालतों पर दबाव डाला करते थे, आज उनकी ऑडियो टेप्स निकल रही हैं। अदलिया से उम्मीद है कि ऐसे फैसले सुनाएगी जिससे माजी की रिवायात का खात्मा हो पाएगा। हम सिर्फ एक ही रास्ता जानते हैं, वो अवाम का रास्ता है। साजिश करने वाले को साजिश करने दे, टिप्स निकालने वाले को टिप्स निकालने दे। उतना ही जुल्म करो जितना आप खुद बर्दाश्त कर सकते हो। आपसे पहले बहुत से शख्स आपके कुर्सी पर बैठे थे, वो भी कहते थे चोर चोर चोर। अंपायर की उंगली के में तलाश रहते थे, भुट्टो की बेटी चोर कहते थे। अफसोस के साथ आप खुद सर्टिफाई हो चुके हैं। तो अदालत पे दबाव डालते थे, शहीद बीबी और सदर जरदारी को 20-20 साल का सजा सुनाओ। आज उनके खिलाफ ऑडियो टेप्स निकल रहे हैं। पार्लियामान पे, अदलिया पे हमारी उम्मीदें हैं कि आप ऐसा फैसले सुनाएं कि हमेशा के लिए ये जो रवायत है वो खत्म हो। और इमरान देखे, आप होश का नाखून ले, गैर जमहूरी सियासत करना बंद करें, वरना जो आपसे पहले आए थे उनके साथ जो हुआ था कल आपके साथ यही होगा। दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने चेयरमैन नैब का नाम ECL में डालने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं ऑपोजिशन की किरदार कुशी और झूठे मुकदमात बनाने पर करोड़ों रुपए ज़ाया किए गए। ये भी कहा कि साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो लीक का मरियम नवाज की ऑडियो से कोई मुकाबला नहीं। अदलिया नोटिस ले और मामले की तह तक पहुंचे। चेयरमैन नैब और DG नैब के नाम ECL पे डाले जाएं ताकि इनका झूठे केसेस बनाने के ऊपर कौम एहतसाब कर सके। कोई अफसर फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। तमाम मंसूबे खटाई में पड़ गए हैं। मईशत का सत्यानाश और बेड़ा गर्क हो चुका है। गैस बंद है, अवाम महंगाई से बिलख रहे हैं और जो पाकिस्तान का नीरू है वो चोर डाकू की बांसुरी बजा रहा है।
अब कोई नया सुर नहीं रह गया। 3.25 साल से वही एक तकरीर का रिकॉर्ड बज के कौम के कान पक चुके हैं। इमरान नियाजी के जो कर्जे हैं ये आने वाली हुकूमत के लिए मौत का फंदा है। साकिब निसार का जो सादिक और अमीन है वो 100 अरब डॉलर से ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान कर चुका है। जो ऑडियो लीक्स साकिब निसार साहब के हवाले से आई हैं उनका मरियम नवाज की इश्तिहारों की ऑडियो लीक से कोई मुकाबला नहीं है, ना कोई मुवाजना। जो नवाज शरीफ साहब के केस हैं गैर जानिबदार और शफाफ तहकीक होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी। हम तवक्को रखते हैं अदलिया इस ऑडियो लीक का भी नोटिस लेगी। मेरे बयान हल्फी में लिखा क्या है मुझे भी तो बताओ। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान हल्फी से मुताल्लिक़ खबर पर तौहीन अदालत केस में अहम मोड़। राना शमीम अखबार में छपने वाले बयान हल्फी से बेखबर निकले। कहा मैंने तो देखा भी नहीं, लंदन वाले बयान हल्फी में क्या लिखा है ये भी देख कर ही बता पाऊँगा। अखबार ने भी खबर छापने के बाद मुझसे रब्ता किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम को शो कॉज का तहरीरी जवाब देने के लिए 7 दिसंबर तक मोहलत दे दी है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। अखबार ने कौन सा बयान हल्फी छापा मैं नहीं जानता। लंदन वाले बयान हल्फी में क्या लिखा है ये अभी देखा नहीं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है जैसा ही निकला। अदालती इस्तफसार पर राना शमीम ने कहा कि उनका बयान हल्फी सील था जो सिर्फ उनकी फैमिली के पास था, अखबार को अशात के लिए नहीं दिया। मेरा इस खबर से कोई ताल्लुक नहीं। मुझसे तो खबर छापने के बाद पूछा गया, नहीं मालूम वो बयान हल्फी पब्लिक कैसे हो गया। अटॉर्नी जनरल की राना शमीम के आज के बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। कहा एक शख्स कह रहा है पिछले महीने क्या लिखा इसे कुछ याद नहीं, तो इसे ये कैसे याद हो सकता है कि 3 साल पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा था। ये अदलिया को बदनाम करने की सोची समझी साजिश लगती है। अखबार का किरदार अब सानवी हो गया है। असल कार्रवाई राना शमीम के खिलाफ होनी चाहिए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कहना था कि राना शमीम के बयान से मामला मजीद पेचीदा हो गया है। राना शमीम शोकाज के जवाब के साथ असल बयान हल्फी अगर कोई मौजूद है तो 7 दिसंबर तक जमा कराएं। अगर बयान हल्फी वैसा ना निकला जो खबर में था तो अखबार पर भारी जिम्मेदारी आयद होगी। अंसार अब्बासी और मीर शकील उर रहमान के जवाबात की नकूल अदालती मुआमलीन को देने की हिदायत करते हुए समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे तो मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दिए। नवाज शरीफ से मुतालिक राबतों से मुतालिक सवाल हुआ तो इस पर भी खामोशी ना तोड़ी। तो आप बयान हल्फी देने चले गए, बात जल्दी थी इसमें। क्यों प्लीज ये भी नहीं पता हल्फी बयान में क्या लिखा था। क्यों प्लीज साहब आपका अपना बयान हल्फी है और आप भूल गए हैं। कोर्ट में बात करूंगा। मैं साहब केस से हट के वैसे सवाल है, मियां साहब से मुलाकात हुई थी इस बार जब आप क्यों प्लीज अरे ये गुस्सा करने वाली बात तो नहीं है, ना करें ना। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि राना शमीम ने अदालत में कह दिया है कि अखबार में छपने वाला हलफनामा उनका नहीं, उनका हलफनामा महफूज है। लगता है कि मियां नवाज शरीफ ने हलफनामा अखबार तक पहुँचाया। अदलिया और फ़ौज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चल रही है। उम्मीद है कि इसका नोटिस लेकर इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी दिलचस्प प्रोसीडिंग्स हुई हैं। उनके ऊपर काफ़ी हैरानकुन तौर के ऊपर वो जो राना शमीम साहब हैं वाइस प्रेसिडेंट PMLN, वो कह रहे हैं कि अपना ये एफिडेविट ही मेरा नहीं है और मेरा एफिडेविट जो है वो तो लॉक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लॉक एफिडेविट जो है वो अखबार तक कैसे पहुंचा और अखबार जो है उसने वो एफिडेविट कैसे जो है वो छाप दिया। लग यूं रहा है कि एफिडेविट जो है वो नवाज शरीफ साहब के जरिए इस अखबार तक पहुंचा और अखबार ने नवाज शरीफ साहब के बयान के ऊपर ये चला दिया। अब ये चूँकि समाअत इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है, यहाँ पे जिस तरीके से एक जुडिशरी के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ एक कैंपेन PMLN ने स्पॉन्सर की जिसमें कुछ मीडिया के लोग भी शामिल हैं, मुझे उम्मीद है कि अदालत उसका भरपूर नोटिस लेगी और इसको भी एक मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जिस तरह से हम धांधली को कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मंतकी इंजाम तक पहुंचाए, उसी तरह से अदालतों को चाहिए कि अपने खिलाफ चलने वाली मुहिम को भी आगे लेके चलें। खबरों में आगे बताएंगे मुल्क भर में गैस बहरान की बड़ी वजह क्या।
और इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का में धांधली में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला कर लिया। फौजदारी के साथ महकमाना कार्रवाई भी होगी। जिम्मेदारान को आइंदा इंतखाबी ड्यूटी पर मामूर ना करने की भी हिदायत कर दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने NA-75 डस्का में धांधली केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। मुतल्लिका शोबाजात को फौजदारी शिकायत दर्ज करवाने के लिए मुसव्विदा और महकमाना कार्रवाई के लिए हिदायत कर दी गई। कहा गया कि इंक्वायरी कमेटीज की तश्कील के लिए तजावीज़ 1 हफ्ते में मंजूरी के लिए पेश की जाएं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि धांधली में मुलव्विस किसी भी अफसर और अहलकार को आइंदा इंतखाबी ड्यूटी पर मामूर ना किया जाए। कानून में तब्दीली के बाद इलेक्शन कमीशन पर लाजिम हो गया है कि तमाम ज़िमनी इंतखाब EVM के ज़रिए कराएं। वफाकी काबीना इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, हुकूमत इलेक्शन कमीशन को उसी वक्त फ़ंड जारी करेगी जब इलेक्शंस EVM मशीन के ज़रिए होंगे। कानून में तब्दीली है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को हम ये समझते हैं कि अगले तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये EVM के ऊपर कराने लाजमी है। और अगर इलेक्शन EVM के ऊपर नहीं होते तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि कानून सिर्फ EVM के ऊपर इंतखाबात को मानता है। लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं उनका भी यही ख्याल है कि बादिल नज़र में जो हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन को तभी फंड इलेक्शंस के लिए दे सकेगी जब वो इलेक्शंस EVM के ऊपर होंगे। लिहाजा हमने एक कमेटी जो है वो बनाई है, लॉ मिनिस्ट्री इसके ऊपर एक लीगल ओपिनियन भी अपनी जो है वो बनाएगी, वो देगी। और बादी नज़र में जैसा मैंने अर्ज़ किया कि हम सिर्फ उन्हीं इंतखाबात को फंड कर सकेंगे आइंदा से जो कि EVM के ऊपर होंगे, और इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसकी तरफ भरपूर तरीके से आगे बढ़े। और पार्लियामेंट ने चूँकि ये अब मैंडेट दिया है, ये लाजिम किया है कि इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होने हैं, लिहाजा उसको फौरी तौर के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो है वो शिफ्ट किया जाए। जियाले रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी इस्तीफे देकर मुल्क में इंतशार नहीं फैलाना चाहती। अगरचे पार्लियामेंट रबड़ स्टैंप है जहां बाबू के दफ्तर की तरह आधे घंटे में 40-40 बिल पास हो जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मुल्क में जो भी तब्दीली हो वो आईनो कानून के मुताबिक हो। एक रबड़ स्टैंप पार्लियामेंट हो गई है, 30-40 बिल पास कर देते आधे घंटे के अंदर, तो ये कोई पार्लियामेंट तो नहीं हुई, ये तो एक बाबू का ऑफिस हो गया। हम पार्लियामेंट को इतना स्ट्रांग करना चाहते हैं कि पार्लियामेंट के सारे अदारे स्ट्रांग हो जाएं, अवाम स्ट्रांग हो जाए, मसाइलों का हल हो, मसाइल का हल आप पार्लियामेंट से ढूंढें, प्रॉपर डेमोक्रेसी हो और आइन के मुताबिक डेमोक्रेसी, और जो चेंज हो वो भी आइन के मुताबिक हो। पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ाएँ दे के और एनार्की फैला के कोई सियासत करना नहीं चाहती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम वज़रा को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है। वज़रा को बैरूनी दौरों से पहले वज़ीर आज़म से इजाज़त लेना होगी। वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 3 महीने बहुत ज़्यादा अहम हैं, इस दौरान कोई भी वज़ीर मुल्क से बाहर ना जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने बताया है कि कई सेनेटर्स और MNAs बैरून मुल्क हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि आइंदा वज़रा मेरी इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जाएंगे। अब ये खबर कि इस्लामाबाद के सरीना चौक में जमा ताजिरों का एहतजाजी मुजाहरा पुरअमन तौर पर ख़त्म हो गया। ताजिरों ने हुकूमत के सामने 3 मुतालिबात रख दिए हैं। रहीम यार खान और लाहौर में ऑल पाकिस्तान ताजिर कन्वेंशन का ऐलान भी कर दिया। असलम खोखर से मजीद जानते हैं। असलम, बताइए क्या 3 मुतालिबात ताजिरों की जानिब से सामने रखे गए? जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद में जो ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान है उनकी जानिब से 3 मुतालबात रखे गए, और ये तीसरी दफ़ा है कि ये ताजिर जो है वो यहाँ पे जमा हो रहे थे। इनके 3 मुतालबात हैं। एक ये कि सेल पॉइंट पर जो है वो डिवाइसेस ना लगाई जाए। दूसरा ये है कि जो टैक्स के हवाले से सेल्स टैक्स है उसमें जो ताजिर है उसको जबरी तौर पर रजिस्टर्ड ना कराया जाए। तीसरा जो सदारती ऑर्डीनेंस के ज़रिए यहाँ पे उनको ऑर्डीनेंस के ज़रिए जो एक ऑर्डीनेंस जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि जो तमाम तर ताजिर हैं और
FBR जो है उसको पुलिस का दर्जा दिया जाएगा और वो जो एहलकार हैं वो ताजरों की शॉप पर जाकर ये तमाम तर चीज़ें चेक कर सकेंगे। तो इस हवाले से आज एहतजाज तीसरी बार किया गया और हुकूमत को याद दहानी कराई गई। पूरे मुल्क से कॉल दी गई कि इस हवाले से अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आज काफ़ी कम तादाद में जो ताजिर हैं वो जमा हुए थे। ताजिर रहनुमा अजमल बलोच ने आज यहाँ पे आखिर में जो तकरीर की उनका यही कहना था कि अब जो 17 दिसंबर है उसको रहीम यार खान में और 13 जनवरी को जो है वो लाहौर में एक ताजिर कन्वेंशन होगा जिसमें आइंदा का लाहे अमल दिया जाएगा। और उन्होंने ये बात भी की कि अब तक जो हमें पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे थे, याद दहानियाँ करा रहे थे, हमारे साथ मुआहदा भी किया गया था जब हफीज़ शेख यहाँ पे थे और इसके साथ साथ जहांगीर तरीन उस मुआहदे में थे, उसकी जो है पासदारी नहीं की गई, उनको हटा दिया गया। और अब अगर यह उनके मुतालबात नहीं माने गए तो जिस तरह हुकूमत चाहती है फिर उसी तरह ताजिर करेंगे। और उनका ये भी कहना था कि हम नहीं चाहते कि मईशत का जो पहिया है वो रुके और पुरअमन तरीके से अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। उनका ये भी कहना था कि जो ताजिर है वो पढ़ा लिखा नहीं है और इतना ज्यादा तफसील आपने बताई। असलम खोखर, आपका शुक्रिया। और अब खबर गैस लोड शेडिंग की। मुल्क में गैस बहरान की बड़ी वजह सामने आ गई है। गैस के मुताद्दिद ज़खायर में प्रेशर इंतहाई कम निकला। पेट्रोलियम डिवीज़न की दस्तावेज़ में इंकशाफ हुआ है कि मुताद्दिद ज़खायर से निकलने वाली गैस सिस्टम में शामिल ही नहीं हो सकती। इस्लामाबाद से देखिए वहाब कामरान की रिपोर्ट। जब कुएं से निकलती गैस का अपना दबाव ही कम होगा तो घरों तक हाई प्रेशर के साथ कैसे पहुंचेगी? पेट्रोलियम डिवीजन ने गैस के बहरान की असल वजह बता दी। दस्तावेजात में बताया गया है कि मुल्क के 12 गैस ज़खायर में गैस की पैदावार न होने के बराबर है। प्रेशर इतना कम है कि इनसे निकलने वाली गैस स्वी नॉर्दर्न या स्वी सदर्न कंपनी के सिस्टम में शामिल ही नहीं हो सकती। दस्तावेजात के मुताबिक 170 करोड़ क्यूबिक फीट जखीरे वाले राजन फील्ड से लो प्रेशर के बायस सिर्फ 4 लाख क्यूबिक फीट गैस निकल रही है। 176 करोड़ वाले पसाखी फील्ड से 6 लाख जबकि 128 करोड़ वाले गोपांग फील्ड से यौमिया पैदावार सिर्फ 12 लाख क्यूबिक फीट है। 12 गैस ज़खायर के मजमूई तौर पर 16 कुओं में गैस का दबाव इंतहाई कम है। ये भी बताया गया है कि सुई कंपनियों के सिस्टम में गैस न पहुंच पाने की वजह से इसे चूना बनाने वाली भट्टियों को बेचा जा रहा है। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। ऐसे में लियाकतपुर और गिरदोनवाह में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। कम प्रेशर मामूल बन गया है जिसकी वजह से खवातीन को खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। ताज गौस रिपोर्ट करेंगे। चाय में चीनी कम हो या खाने में नमक, ये सब किया धरा है सुई गैस का, जिसकी किल्लत ने आवाम का खाना पीना दो भर कर रखा है। सुबह से लेके रात तक गैस बंद होती है, कोई चूल्हा नहीं ऑन होता है, जरा भी गैस नहीं आती और कहते हैं जी गैस की लोड शेडिंग का टाइम अब खत्म हो गया है, जाके चूल्हा चला के देखो कोई गैस नहीं होती। सिर्फ लियाकतपुर शहर ही नहीं, गिरदोनवाह में भी गैस बहरान बढ़ गया। इस सूरत हाल में लोगों की परेशानी से फायदा उठाने वाले भी कम नहीं। LPG गैस और लकड़ी बेचने वालों ने कीमतें बढ़ा दी। हमारा मुतालबा ये है कि आप गैस जो है बंद करते हैं उससे बिल्कुल लोड शेडिंग को ठीक करें। जो बेचारे गरीब हैं उनके लिए ये मसला है बहुत ज़्यादा। लोगों ने हुकूमत से गैस लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहसिन शाह के साथ ताज गौस, समा, लियाकतपुर। मुल्तान में इंतजामिया की जानिब से कब्जे में ली गई ज़ख़ीरा शुदा खाद सरकारी निर्ख पर बेचने के लिए स्टॉल्स तो लगा दिए गए हैं मगर किसानों को फिर भी खाद न मिल पाई। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन अली। खाद का मसनूई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इंतजामिया की जानिब से सस्ती खाद के स्टॉल तो लगा दिए गए, स्टॉल्स पर खाद न होने से काश्तकार परेशान। खाद बिल्कुल नहीं मिली। आप किसी पे यहाँ पे जितने भी बैठे हैं किसी के पास चले जाए कोई कहेगा आपको यूरो के कहीं पे नहीं है। सरकारी रेट नहीं लगाया हुआ या अपना लगाया हुआ इन्होंने, बहुत महंगा है रेट। जो सरकार जो लिखा हुआ है वो उसके रेट के मुताबिक हमें नहीं मिल रही। आम मार्केट में खाद की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। DAP 9500, नाइट्रो 6000 जबकि यूरिया 2200 रुपये फी बोरी फरोख्त की जा रही है। हमारा डीलर्स को भी यही आपके तवज्जुह से रिक्वेस्ट है कि जिसके पास स्टॉक पड़ा है वो डिक्लेयर कर दे या अपनी कीमतों को जो है वो स्टैंडर्डाइज नोटिफाइड रेट से बेचे। जहाँ कहीं पे ओवर चार्जिंग या होर्डिंग होगी वहाँ पे ना सिर्फ हम स्टेट के रेट्स पे बिकवाएंगे सही बल्कि उनको गोदाम सील भी करेंगे, FIR भी करेंगे। खाद के बहरान से गंदम की काश्त कम होने का खदशा पैदा हो गया है। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सस्ती खाद की फराहमी को फिल फौर यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। अहम खबर, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कस्टम इंटेलिजेंस की मकरान साहिल के करीब शिमाली बुहिरा अरब में कार्रवाई। 1 अरब 40 करोड़ रुपए मालियत की मनशियात बरामद करके 3 गैर मुल्कियों समेत 6 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। शाहनवाज अली कादरी से बात करते हैं। शाहनवाज, इस अहम कार्रवाई की क्या तफसील है आपके पास?
देखिए बिल्कुल ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। शुमाली बहर अरब मकरान साहिल के करीब मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कस्टम इंटेलिजेंस का एक मुश्तरका ऑपरेशन किया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान जो है एक गैर मुल्की कश्ती को जब्त किया गया है और उसके गिरफ्तारी जो है 6 अफराद जो है स्मगलर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने वाले स्मगलर के कब्जे से जो मंशियात बरामद हुई है वो 233 किलोग्राम है। अगर इसकी आलमी मार्केट में मालियत बताए तो 1 अरब 40 करोड़ के करीब बनती है। तमाम गिरफ्तार होने वाले स्मगलर्स को इस वक्त कस्टम इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया गया है। उनसे मजीद जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया शाहनवाज। बहरीन पुलिस में भर्तियों के इश्तिहार पर सैकड़ों नौजवान रावलपिंडी के टीपू रोड पर वाक़ निजी कंपनी के दफ्तर पहुंचे। नौजवानों का हुजूम देखकर कंपनी वाले इश्तिहार से मुकरे तो नौकरी के ख्वाहिशमंदों ने हल्ला बोल दिया, तोड़ फोड़ की, नारे भी लगाए। सदाकत अली की रिपोर्ट। बहरीन पुलिस में भर्ती होने का सुनहरी मौका। रावलपिंडी की निजी कंपनी के नाम से जारी होने वाले इस इश्तिहार ने वो हलचल मचाई कि दूर दराज से सैकड़ों नौजवान सुबह सुबह कंपनी के दफ्तर पहुंच गए। मैसेज आता है कि बहरीन की पुलिस कांस्टेबल में वैकेंसी आई हुई है, तो उस सूरत में हम यहाँ पर, मैं आजाद कश्मीर से आया हूँ, कल का आया हूँ। नौजवानों का हजूम देखकर कंपनी ने इश्तिहार देने से ही इनकार कर दिया। ये सुनना था कि बहरीन पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंद हत्थे से उखड़कर दफ्तर पर हमलावर हो गए और इस्तकबालिये पर तोड़ फोड़ की। इश्तिहार आया वो इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आई है और 16-17 तारीख को इनका टेस्ट हुआ है। आज यहाँ पे 30 तारीख को इन्होंने और बुलाए हैं। सूरत हाल इतनी बिगड़ी कि इस बेकाबू हजूम को काबू करने के लिए पंजाब पुलिस को मैदान में आना पड़ा। हम कोई दहशतगर्द नहीं, हम पे हवाई फायरिंग की गई, गोलियां चलाई गई, डंडा बरसात हम पे की गई। इन्होंने लड़कों को काफी मारा है, लाठीचार्ज किया, पुलिस बुलाई है। सुहाने मुस्तकबिल की तलाश में आने वालों का ख्वाब चकनाचूर हुआ तो दफ्तर के अंदर और बाहर जमा होकर नारेबाजी करते रहे। लड़कियों में सिगरेट नोशी का रुझान तेजी से बढ़ रहा है, ऐसा कहना है पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत नौशीन हामिद का। तंबाकू नोशी के खिलाफ कौमी मुज़ाकरा से खिताब में उनका कहना था कि शादी के बाद भी लड़कियों ने सिगरेट नोशी नहीं छोड़ी तो बात तलाक तक गई। लड़कियों की सिगरेट नोशी के बायस तलाक की शरह में इजाफा हुआ है। ओमिक्रॉन बहुत बड़ा खतरा है। आलमी इदारा बराए सेहत ने खबरदार कर दिया है। कनाडा में मजीद 2 केसेस सामने आ गए हैं। हांगकांग ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इसराइल और यूरोप से गैर मुल्कियों की आमद पर पाबंदी का इशारा दे दिया है। अमरीका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि ओमिक्रॉन परेशान कुन है मगर घबराना नहीं है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन ज़का अशरफ ने दोबारा चीनी बहरान पैदा होने का खदशा जाहिर कर दिया है। भारत की चीनी दुबई के रास्ते पाकिस्तान आने का भी इंकशाफ किया है। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर को इंटरव्यू में ज़का अशरफ ने कहा, मुसाबकती कमीशन का सख्त रवैया शुगर इंडस्ट्री को ले डूबेगा। शुगर इंडस्ट्री खत्म करके कॉटन इंडस्ट्री के फरोग को सोच को गलत करार दे दिया। बोले शौकत अजीज भी शुगर, सीमेंट और खाद इंडस्ट्री को खत्म करने का एजेंडा लेकर आए थे। पाकिस्तान शुगर एसओ के मरकजी चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़का साहब, थैंक यू वेरी मच। ज़का साहब, एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी मिले हैं। जी, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जो मुलाकात हुई बहुत अच्छी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आप चाहते क्या हैं, मैंने कहा जी आई वांट कि जो इंडस्ट्री अपना काम करे, हुकूमत अपना करे। शौकत तरीन साहब भी उन मामलात को देख रहे हैं और वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर ने उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी है कि यू हैव माई फुल अथॉरिटी, आप जितने शुगर इंडस्ट्री के इशूज़ को ख़त्म करो, लेट देम वर्क इंडिपेंडेंटली लाइक एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको साथ करें। क्या चीनी सेक्टर जो है वो घट जोड़ से कीमतों का तयन करता है, ऐसा तासुर भी आता है? नहीं, ये भी बिल्कुल गलत तासुर है। कभी शुगर इंडस्ट्री या किसी का इससे घट जोड़ हो ही नहीं सकता। ये उस वक़्त से हुआ जब इंडस्ट्री का और हुकूमत के आपस में टकराव चल रहा था। बड़ी एक सोचें चलती रही हैं शौकत अजीज़ के दौर में भी कि जी इंडस्ट्री ख़त्म कर दो। तो शौकत अजीज़ तो बाहर से इम्पोर्टेड ही आए थे ना, तो उनका एजेंडा भी उनके पीछे पीछे ही आ रहा था। शुगर मालकान ने स्टे ऑर्डर भी लिया, सर क्यों ना लें जी, आप बताएं। आप अगर 44 बिलियन लेने जाएँ तो इंडस्ट्री तो लोहा बेचे तब भी उनके पैसे पूरे नहीं होंगे जो मुसाबती कमीशन ने किया है। हम नहीं चाहते एज अ एसोसिएशन, एज ए इंडस्ट्री कि किसी किस्म की कोई टैक्स चोरी हो, और हम तो FBR के साथ मिलकर उसमें भी काम करना चाहते हैं। 1970 में पाकिस्तान की पैदावार 750 मन फी एकड़ थी
इंडिया की भी 750 मन फी एकड़ थी 1970s में, इंडिया आज 1200 पे पहुंच गया और हम 450 पे आ गए। तो कहाँ पैदावार, हम तो पीछे जा रहे हैं। पिछले दिनों के अंदर देखा था कि सट्टेबाजी भी मंजर आम पर आई, FIA ने बहुत सारी चीजें प्रोब की। सर ये सब कुछ क्या था? देखिए ना जी, बात यह है कि कुछ अनासर मार्केट में होते हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमती शख्सियात करवाती हैं, कुछ ऐसे हुकूमत के बंदे हैं, मुझे पता है कौन है, लेकिन अब मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता। कौन जिम्मेदार था सर इस सारे क्राइसिस का? सर ECC ने आप देखें 6 लाख की इजाजत भी दे दी थी, अगर वो नहीं मंगाई तो अब मैं तो नहीं कह सकता कौन बंदा है, क्यों नहीं मंगाई, मंगानी चाहिए थी। ये इंडिया की चीनी दुबई जा रही है, उधर बैग्स चेंज होकर पाकिस्तानी अवाम को हाई सल्फर वाली चीनी खिला रहे हैं। इसकी तहकीकात करें और अगर ये बात सही निकलती है तो इसको रोकें फ़ौरन। तो सर फिर क्राइसिस हो सकता है? क्राइसिस हो सकता है, क्राइसिस हो सकता है। वो मैं अभी मेरी 1-2 मीटिंग्स हुई हैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब से भी। देखो जो भी गवर्नमेंट होगी वो नहीं चाहेगी कि प्राइसेस ऊपर जाएं। सीरियस तो वो हैं, वो चाहते हैं, लेकिन जो नीचे उनके बंदे हैं वो भी तो उनको परफॉर्मेंस दे ना। क्राइसिस बढ़ेगी, वो बढ़ेगी मिडल मैन से। जितना पंजाब में मिडल मैन फैला हुआ है ये गन्ने की कीमत को बढ़ाता है। सर थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी। खैबर पख्तूनख्वा में अराजी काबजीन के खिलाफ कानून का शिकंजा तैयार, काबजीन को जेल की हवा भी खाना पड़ेगी और जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। सरकारी जमीन पर कब्जे की सजा, जेल की हवा और साथ जुर्माना। खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार सरकारी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून तैयार। सैटेलाइट ग्राफिक के जरिए सरकारी अराजी की होगी निशानदही और पूरे सूबे में सरकारी इमलाक का बनेगा नक्शा। हम उसकी GIS मैपिंग करें, टेक्नोलॉजी को उसमें बीच में ले आए, हमारी ज़मीन सिक्योर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें उस बिल का हिस्सा है। हमारी जो सरकारी ज़मीनें हैं, स्टेट लैंड्स हैं, उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी जानिब महकमा रेवेन्यू ने 1 साल के दौरान कब्जा माफिया से 66 अरब रुपए की सरकारी जमीन वागुजार कराई। पिछले 1 साल में तकरीबन हमने कोई 66 अरब रुपए की जमीन वागुजार कराई है और ये सूबे के तूल अर्ज में, यानी इसमें पेशावर है, मर्दान है, बनू में कैंपेन हुई है, स्वात में जैसे आपने जिक्र किया है वहाँ हुआ है, हंगू में। लैंड प्रॉपर्टी एक्ट के तहत तजावुज़ात में मुलविस अफराद को 3 साल कैद की सजा होगी। कैमरा टीम के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध हुकूमत के नए बल्दियाती तरमीमी बिल को अवाम दुश्मन करार दे दिया। एहतजाज करने और अदालत जाने का भी ऐलान कर दिया। नया बल्दियाती अमेंडमेंट बिल अवाम दुश्मन है, सिंध दुश्मन है और मुल्क दुश्मन है। मेट्रोपॉलिटन की कराची सिटी गवर्नमेंट के अस्पताल, सिटी गवर्नमेंट के कॉलेजेस, सिटी गवर्नमेंट के स्कूल, सिटी गवर्नमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज, उसको यक जुम्बिश कलम से इस सिंध हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस पीपल्स पार्टी के स्याह कानून को रद्द करके हम इसके खिलाफ हर तरह का रास्ता अख्तियार करेंगे। वो कोर्ट का रास्ता हो, मुज़ाकरात का रास्ता हो, एहतजाज का रास्ता हो। ये कानून और PSP की सियासत एक साथ नहीं चल सकती। तो ये कानून साजी कर रहे हैं, इनको लापता होना चाहिए। रियासती तमाम इदारों से कहता हूँ, पीपल्स पार्टी इस रियासत के खिलाफ दहशतगर्द आज बना रही है, इसको रोको खुदा के वास्ते। लाहौर में डकैती मुज़ाहमत पर एक और शख्स को कत्ल कर दिया गया। घर में दाखिल होने वाले डाकुओं ने खानसामा पर गोलियां चला दी। 19 दिनों में लूट मार के दौरान खातून समेत 4 अफराद की जान ले ली गई। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। डाकू बेदरेग शहरियों की जानें लेने लगे। रायमंड में 35 साला शख्स लूट मार करने वालों की फायरिंग का निशाना बना। 2 डाकू घर में दाखिल हुए, खानसामा ने मुज़ाहमत की तो मुल्जिमान ने गोलियां चला दी। कोई आ जाता है गन पॉइंट करके चला जाता है, कोई जो आगे से रेजिस्ट करे उसे फायर मार देते। रवा माह खातून समेत 4 अफराद को दौरान वारदात मौत के घाट उतारा गया। ग्रीन टाउन में दुकान लूटने वाले स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने राहगीर इकबाल की जान ली। लारी अड्डा में डाकुओं ने मानसहरा के अदील को कत्ल किया। मिल्लत पार्क में मिसबाह नामी 55 साला खातून को पर्स छीनने के दौरान गोलियां मारी गयीं। रवा साल अब तक 28 अफराद डकैती की वारदातों में कत्ल किए जा चुके हैं।
60% इन केसेस में से केसेस ट्रेस हो चुके हैं ऑलरेडी। जो बाकी हैं उन पे भी हम काम कर रहे हैं, CIA की टीम डेडिकेटेड उस पे काम कर रही है। पुलिस की जारहाना पॉलिसी के तहत इसी महीने में मुबैना तौर पर 4 डाकू पुलिस मुकाबलों में मारे गए, जबकि 8 जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। टंडोला यार्ड से आपको खबर दे, जहां पसंद की शादी करने वाली 17 साला लड़की की मुबैना खुदकुशी। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि बुरसा ने ज़बरदस्ती मियाँ बीवी में अलहदगी करवाई और शौहर को राखी बंधवाई, जिसके बाद लड़की ने खुदकुशी कर ली। बात कर लेते हैं, शबीर मशहूरी हमारे साथ हैं। शबीर, पुलिस ने क्या कार्रवाई की इस पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि टंडोला यार्ड की थाना सुल्तानाबाद पुलिस की जो है कि ये कार्रवाई सामने आई है। पसंद की शादी करने वाली लड़की ये मुबैना खुदकुशी, तफ्तीशी अफसर ने जो है कि ये इंकशाफ किया है कि शादी के बाद मुर्सा ने दोनों में जबरदस्ती अलहदगी करवाई। जबरदस्ती तलाक के बाद लड़की से जबरदस्ती शोर के से जो है कि राखी बंधवाई गई। जबकि मैं आपको बताऊं कि DSP टंडोला यार्ड की जब हमारी बात हुई, समा की टीम की बात हुई है, तो अलहदगी के बाद 20 नवंबर को खुदकुशी का जो है कि वाकया जो कि पेश आया है। ये जो तालबा है वो जो है कि मैट्रिक की तालबा है, जो कि 8 नवंबर को हैदराबाद की अदालत में जिन्होंने पसंद की शादी की थी। मज़कूरा जो वाकया जो पेश आया था वो टंडोला यार्ड के थाना सुल्तानाबाद के हदूद में पेश आया था, जहां पर जो है कि प्रोफेसर की बेटी ने मुबैना तौर पे जो है खुदकुशी की, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश में इनका इंकशाफ किया है। जी, मामले से आगाह करने के लिए आपका शुक्रिया शबीर। अदाकारा वीना मलिक कहती हैं कि मरियम नवाज को नानी अम्मा कहने पर सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा था। उन्होंने मेरी किरदार कुशी के लिए पूरी टीम रखी हुई है। समा से इंटरव्यू में वीना मलिक ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में भी अपनी राय का इजहार किया। अगर मैं कहूँ नानी अम्मा तो किसका ख्याल आता है? नानी अम्मा। नानी अम्मा। आपने ट्विटर पे ये इस्तेलाह इस्तेमाल की, नानी अम्मा, इसलिए कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि लोगों को खूबसूरत नामों से पुकारना चाहिए। मरियम नवाज की तरफ से जो आपने उनको ये खिताब दिया, कोई रिएक्शन कभी? जी, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि जब आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं तो फिर आपका इतना दिल, जिगर और गुर्दा होना चाहिए कि आप लोगों का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करें और आप उसको सीरियस लें कि लोग मुझे क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और फिर आप उतने अच्छे बने कि लोग आपको अच्छा समझें। इंस्टेड शी वेंट अहेड एंड ब्लॉक्ड मी, और आज तक मेरे ऊपर ट्रेंड्स बनते रहते हैं ट्विटर पे, और बाकायदा उन्होंने एक टीम रखी हुई है जो मेरी किरदार कुशी करती रहती है। सो जब से उन्होंने मेरे लिए टीम रखी है, मैंने अपनी टीम को फारिग कर दिया, बिकॉज व्हाई डू आई हैव टू स्पेंड माई मनी ऑन दीज थिंग्स। पैगामात जो मिलते हैं मरियम नवाज के, वो क्या होते हैं? कि मुझे नानी अम्मा ना कहे। मुझे नानी अम्मा ना कहे, उसमें कोई धमकी वगैरह तो नहीं होती? होती हैं धमकियाँ। अच्छा, क्या धमकियाँ देती हैं? उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पेड होंगे, पेड ट्रोल्स। एक ज़माना होता था कि गली मोहल्ले में गुंडे बदमाश नहीं होते थे, यूज्ड टू हरास यू, तो अब वो सोशल मीडिया पे आ गए, दे जस्ट सिट देयर एंड अब्यूज यू। वो हर आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, कभी वो फ़ौज को निशाना बनाती हैं, कभी वो जजेस को निशाना बनाती हैं। तो लीडर ऐसे लोगों को तो कोई नहीं मानता, मतलब कोई भी नहीं मानेगा आपको ऐसे लीडर। बिलावल को समझती है कि मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होने की सलाहियत उनके अंदर मौजूद है? इस वक्त जिस तरह से मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को देखती हूँ, मैं उनके अंदर बेनज़ीर भुट्टो नहीं देखती हूँ, मैं उनके अंदर जरदारी साहब को देखती हूँ। सो अगर आप जरदारी साहब को की आइडियोलॉजी लेकर चल रहे हैं तो दैट इज़ ऑलरेडी रिजेक्टेड बाय द पीपल। सो अगर आप एक रिजेक्टेड आइडिया लेकर चल रहे हैं एक हीरो बनने के लिए, तो वो फिल्म तो पिट चुकी है। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।